नमस्कार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट और मैं कहूंगी सबसे दिलचस्प चैप्टर्स में से एक में आपका स्वागत है। आज हम लोग गहराई से समझेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, यानी डीपीएसपी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्लैरिटी होना मतलब मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के। शुरुआत करते हैं हमारे संविधान के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों से। उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अ नॉवल फीचर कहा, यानी एक अनोखी, एकदम नई विशेषता। और उनके लिए ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं था, इसका मतलब था कि ये प्रिंसिपल्स हमारे संविधान की आत्मा हैं, एक ऐसा मॉरल कंपस जो देश को हमेशा एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण कल की तरफ गाइड करता रहेगा। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम डीपीएसपी की रूह को समझेंगे, फिर उनके 3 अलग अलग प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम उस सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में उतरेंगे, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। फिर हम देखेंगे कि समय के साथ इनमें क्या बदलाव आए और इनकी क्या आलोचना हुई। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जमीन पर आम आदमी की जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ा है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, संविधान की आत्मा। सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर ये डीएसपीज हैं क्या? क्या ये सिर्फ कुछ अच्छी बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं, या इनका मतलब कुछ और है? चलिए इनकी बुनियाद को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से 51 तक मिलते हैं। हाँ, इनकी इंस्पिरेशन आयरलैंड के संविधान से ली गई है, लेकिन ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है। ये असल में हमारी सरकार के लिए एक मॉरल ब्लूप्रिंट है। इसको ऐसे सोचिए कि ये हमारे संविधान निर्माताओं की तरफ से आने वाली हर सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट है, एक लिस्ट जिसमें उस इंडिया का सपना लिखा है जिसे वो बनाना चाहते थे। तो जब भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है या सरकार कोई पॉलिसी लाती है, तो उसे इस लिस्ट को देखकर सोचना होता है, क्या हमारा ये कदम उस सपने के करीब है? और इस पॉइंट को समझाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ब्रिलियंट एनालॉजी दी थी। उन्होंने डीएसपी की तुलना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से की। अब ये क्या थे? ये ब्रिटिश राज में लंदन से वाइसरॉय और गवर्नर्स के लिए भेजे गए ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस थे कि उन्हें इंडिया में शासन कैसे करना है। ठीक उसी तरह डीएसपीज हमारे संविधान की तरफ से हमारे लेजिस्लेटर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ये उन्हें कहते हैं कि देखिए, आपका काम सिर्फ देश चलाना नहीं है, बल्कि एक सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेट बनाना है। अब आते हैं उस सबसे बड़े फर्क पर जो इस पूरे टॉपिक को डिफाइन करता है। डीएसपीज नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब कि आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार डीएसपी को लागू करे। वहीं दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं। अगर आपके बोलने की आज़ादी पर रोक लगे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर ऐसा फर्क रखा क्यों गया? क्योंकि संविधान बनाने वाले जानते थे कि आज़ाद होते ही इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो सबको नौकरी या सबको हेल्थ सर्विसेज जैसे अधिकार दे सकें। इसलिए वो गोल्स थे, एस्पिरेशंस थे। फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर नेगेटिव हैं, वो स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि डीएसपीज पॉजिटिव हैं, वो स्टेट को कुछ करने के लिए कहते हैं। एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाता है तो दूसरा सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का रास्ता तैयार करता है। सेक्शन 2, डीपीएसपीज के 3 प्रकार। अब इतने सारे प्रिंसिपल्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने इनको आमतौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। ये सिर्फ हमारी पढ़ाई और समझ को आसान बनाने के लिए है। पहली कैटेगरी है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करना और एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाना। इसमें आपको नेहरू के विचारों की झलक मिलेगी। आर्टिकल 38 वेलफेयर की बात करता है और आर्टिकल 39D कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन। जरा सोचिए, 1940s में ये कितना प्रोग्रेसिव आइडिया था। इसके बाद आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये सीधे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। उनका मानना था कि असली इंडिया गांवों में बसता है, इसलिए विकास भी बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर होना चाहिए। आर्टिकल 40 जो विलेज पंचायत बनाने की बात करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गांधी जी के लिए असली स्वराज तभी था जब हर गांव अपनी सरकार खुद चलाए। और तीसरी कैटेगरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये लिबरलिज्म की विचारधारा को दिखाते हैं, तर्क, आधुनिकता और इंडिविजुअल लिबर्टी पर जोर। यहाँ हमें आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिबेटेड आइडिया मिलता है।
साथ ही आर्टिकल 50 जो कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए ताकि इंसाफ बिना किसी दबाव के हो। ये एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इंडिया का विजन है। सेक्शन 3 अधिकार वर्सेस निर्देश। और यही वो पॉइंट है जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सबसे बड़े ड्रामा पर ले आता है। क्या होता है जब एक इंसान का लीगली एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट पूरे समाज के लिए बनाए गए एक नॉन एनफोर्सेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल से टकराता है? किसको ऊपर रखा जाएगा? ये संविधान के दो टाइटन्स के बीच की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जीत किसकी होती है? देखिए, इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब पिछले 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक जजमेंट्स के जरिए धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। इस टकराव की जड़ को समझने के लिए हमें बस उन बुनियादी फर्कों को फिर से देखना है जिनकी बात हमने की थी। एक तरफ है इंडिविजुअल का पॉलिटिकल अधिकार, जिसकी गारंटी कोर्ट देती है। दूसरी तरफ है पूरे समाज का सोशो इकोनॉमिक लक्ष्य, जो एक एस्पिरेशन है। एक जस्टिसेबल है, दूसरा नॉन जस्टिसेबल। यही वो तनाव है जिसने दशकों तक सबसे बड़े लीगल माइंड्स को उलझाए रखा। ये टाइमलाइन इस लड़ाई की पूरी कहानी बताती है। 1951 के चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा फंडामेंटल राइट सुपीरियर हैं, डीएसपी को उनके नीचे रहना होगा। फिर 1967 के गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट डीएसपी लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकती। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1973 के केशवानंदा भारती केस से, जहां से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की शुरुआत हुई। और आखिर में इस लड़ाई का आखिरी चैप्टर लिखा गया 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान इन दोनों के बीच एक हार्मनी एंड बैलेंस यानी संतुलन पर टिका है, और ये संतुलन ही संविधान का बेसिक फीचर है। कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, बल्कि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। सेक्शन 4 अमेंडमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म्स। लेकिन डीएसपी पत्थर की लकीर नहीं है। समय के साथ ये इवॉल्व हुए हैं, इनमें नए प्रिंसिपल्स जोड़े गए हैं और इन्हें कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। तो चलिए अब सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। कई सालों में समाज की ज़रूरतों के हिसाब से इस लिस्ट को अपडेट किया गया। 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसने इसमें 4 नए प्रिंसिपल्स जोड़े। गरीबों के लिए फ्री लीगल एड, मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और 86th अमेंडमेंट तो कमाल का उदाहरण है। इसने आर्टिकल 45 को, जो पहले शिक्षा के लिए एक डायरेक्टिव था, उसे वहां से उठाकर आर्टिकल 21A के तहत एक फंडामेंटल राइट बना दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक डीएसपी की एस्पिरेशन एक दिन एक गारंटीड अधिकार बन सकती है। पर जैसा मैंने कहा, हर कोई इनका फैन नहीं रहा है। सबसे बड़ी आलोचना यही है कि इनकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। क्रिटिक्स ने इन्हें पायस सुपरफ्लुइटीज यानी नेक पर बेकार की बातें कहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर केटी शाह ने तो क्या खूब कहा था। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक तभी पे करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। कुछ ने तो इन्हें अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स यानी अलग अलग भावनाओं का कूड़ेदान तक कह डाला। सेक्शन 5 जमीन पर असर। तो सवाल ये उठता है कि इन सब आलोचनाओं के बीच क्या डीएसपी भी सच में सिर्फ भावनाओं का कूड़ेदान है, या इन मेरे डायरेक्शंस ने असल में मॉडर्न इंडिया को शेप किया है? जवाब है एकदम हाँ, और इसके सबूत हर तरफ हैं। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, आर्टिकल 40, गांधी जी का विलेज पंचायत का सपना। दशकों तक ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में एक निर्देश था, लेकिन 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये सपना एक ज़मीनी हकीकत बन गया। इसने देश में शासन का एक तीसरा स्तर बनाया और लाखों लोगों को अपने विकास के बारे में खुद फैसले लेने का अधिकार दिया। ये एक डीएसपी का ग्रासरूट्स रेवोल्यूशन में बदलने का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। और ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है। प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग है, उसकी स्थापना ही डीपीएसपी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हुई थी। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने वाले लैंड रिफॉर्म लॉज, मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने वाला लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ये सभी कानून जो आज इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा हैं, उनकी नींव सीधे इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। तो हम शुरुआत के सवाल पर वापस आते हैं। क्या डीएसपीज भावनाओं का कूड़ेदान है, या ये इंडियन रिपब्लिक का अधूरा एजेंडा है? सबूत यही बताते हैं कि ये सिर्फ आदर्शों से कहीं ज्यादा हैं।
ये इस देश का मॉरल कंपस है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर उन वादों का जो हमने आज़ादी के वक्त खुद से किए थे। भले ही सफ़र लंबा है और कई गोल्स अभी भी दूर हैं, पर ये प्रिंसिपल्स ही हैं जो इंश्योर करते हैं कि एक देश के तौर पर हम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। आपके हिसाब से अगला कौन सा डीएसपी है जिसे एक फंडामेंटल राइट बनना चाहिए? इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।